रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट। तो क्या लगता है आपको, ये बाजार सुधार की तरफ बढ़ रहा है या एक संकट की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आज हम बात करेंगे गोवा की रियल एस्टेट मार्केट में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। गोवा की प्रॉपर्टी प्राइजेस और होटल रेट्स में पिछले साल 15 से 20% तक की गिरावट देखी गई है। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या फिर कोई गंभीर समस्या की शुरुआत है? आइए आज आपको ये विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि यही एक चैनल है जहां हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है उसका हमारी इन्वेस्टमेंट पे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस के साथ आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं गोवा प्रॉपर्टी मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है। 2025 में गोवा के रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ चैलेंजेस आए हैं और ये अपने आप में आई ओपनिंग है। नॉर्थ गोवा में विला के प्राइजेस 2022 साल से करीब 30% तक बढ़ गए थे, अब स्टेबलाइज हो गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार खासकर नॉर्थ गोवा के होटल प्राइजेस और ग्रुप हाउसिंग रेंटल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया है। पहले यहाँ इन्वेस्टर्स को 12% एनुअल रिटर्न मिल रहा था, अब ये घटकर 6 से 8% रह गया है। ये ट्रेंड खासकर 2 करोड़ रेंज तक की प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिख रहा है। रेंटल यील्ड की गिरावट का एनालिसिस करना भी यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रेंटल इनकम में कमी आई है। अगर कोई इन्वेस्टर पहले 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके 12% यानी 24 लाख रुपए एनुअल रिटर्न पा रहा था, तो अब वही प्रॉपर्टी 6% यानी सिर्फ 12 लाख का रिटर्न दे रही है। ये 50% की गिरावट है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए अपने आप में अलार्मिंग है, कंसर्निंग है। नॉर्थ गोवा में रेंटल यील्ड अब 8 से 9% रह गई है, जबकि साउथ गोवा में 6 से 8% रह गई है। प्रीमियम विला जो 15 करोड़ से ऊपर है या एक्सक्लूसिव है, मैं कहूँगा जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, वो अभी भी 30 से 40% एनुअल रिटर्न दे रही है। वो अभी भी 20 से 25% एनुअल रिटर्न दे रही है। लेकिन मिड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। होटल इंडस्ट्री की ओवर सप्लाई प्रॉब्लम भी अपने आप में बहुत कंसर्निंग है। यहाँ पर गोवा में होटल रूम की सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि मार्केट सैचुरेटेड हो गई है। पिछले 2 सालों में करीब 1500 नए होटल्स यहाँ ऐड हुए हैं, और साथ ही होम स्टे और विला रेंटल भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। इस ओवर सप्लाई के कारण ऑक्यूपेंसी रेट घट गए हैं। जनवरी से जून 2025 तक गोवा में 54.55 लाख टूरिस्ट आए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बढ़ती संख्या के कारण पर प्रॉपर्टी रेवेन्यू कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री के भी अपने कुछ चैलेंजेस यहाँ देखने को मिले हैं। गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर रही है। पहला, 10 PM के बाद म्यूज़िक का बंद हो जाना। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग आते ही यहाँ नाइट लाइफ के लिए हैं, और जब 10 बजे के बाद म्यूज़िक ही बंद हो जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ फन नहीं दिख रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आउटडोर वेन्यूज़ में 10 बजे के बाद म्यूज़िक बजाना बंद है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने स्वीकार किया है कि इस रेस्ट्रिक्शन से टूरिस्ट वेडिंग प्लानर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं। दूसरा, फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट आई है। 2019 में 8.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आते थे, जो 2023 में घटकर 1.5 मिलियन रह गए हैं। तीसरा, टैक्सी माफिया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की प्रॉब्लम है, जो टूरिस्ट को कहीं ना कहीं परेशान करती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी इम्पैक्ट इस मार्केट पे कम नहीं है। गोवा गवर्नमेंट ने होम स्टे ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। दिसंबर 2023 में होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। अब रेजिडेंशियल एरिया में अनऑथराइज्ड होम स्टे ऑपरेट करना अलाउड नहीं है। टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खांते ने भी बताया कि पेंडेमिक के दौरान दिल्ली और अदर स्टेट्स के लोगों ने जो सेकंड होम खरीदे थे, अब उनको वो इलीगल टूरिस्ट एकोमोडेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे लीगल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है और लोकल कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में वो सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल है
और ज़्यादातर लोगों ने यही किया है कि प्रॉपर्टी खरीदी और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड कर दी और कहीं ना कहीं वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करने लगे। लोगों को एक अल्टरनेटिव सोर्स दिखा यहाँ से इनकम जनरेट करने का। तो ये अपने आप में कहीं हद तक इलीगल था। जब सरकार ने सख्ती दिखाई तो उसका इम्पैक्ट देखने को ये मिल रहा है कि लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी की बाइंग कम कर दी। थाईलैंड कंपटीशन और वीज़ा फ्री पॉलिसी भी कहीं ना कहीं गोवा को तंग कर रही है। एक बड़ा फैक्टर है कि थाईलैंड को वीज़ा फ्री पॉलिसी मिली हुई है। 2025 में इंडियंस के लिए थाईलैंड ने 60 डेज़ का वीज़ा फ्री अलाउड किया है। सेम कॉस्ट पर जो ट्रिप गोवा में होती है उसी कॉस्ट में करीब करीब आपका थाईलैंड भी आप चले जाते हो। थाईलैंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनेबल प्राइजेस और 1 AM तक म्यूज़िक वहाँ अलाउड है और कॉस्ट भी आपकी ऑलमोस्ट सेम आ रही है और ये आपका इंटरनेशनल ट्रिप हो जाता है। जबकि गोवा की बात करें तो यहाँ आउटडोर म्यूज़िक 10 PM तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इससे पार्टी लविंग टूरिस्ट थाईलैंड प्रेफर कर रहे हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन के गोवा के सामने आया है। इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर एरिया में भी इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे और मोपा एयरपोर्ट के कारण कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है। महाराष्ट्र बॉर्डर रीजन्स में लैंड प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है और गोवा जैसी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारे डेवलपर्स वहाँ पे अब लेकर आ रहे हैं। डेवलपर्स अब बड़े बड़े पार्सल मतलब 100+ एकड़ जैसे वहाँ ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पर डेवलपर्स अब 100+ एकड़ के ऑप्शंस भी वहाँ लेकर आ रहे हैं और ये बॉर्डर के ऊपर है, मतलब महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इसे गोवा के नाम पे बेचा जा रहा है और इन्वेस्टर्स जो गोवा में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे अब वो महाराष्ट्र बॉर्डर, चूंकि वो महाराष्ट्र है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम टिकट साइज में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं गोवा की फीलिंग दे रहे हैं और हर कोई आके साइट तो चेक कर नहीं रहा है और एजेंट्स की भी मिली भगत कहीं ना कहीं उन एरियाज़ में लोगों को गोवा बताकर धकेल रही है। तो क्या होगा लोगों का आगे चल के पता लग ही जाएगा, लेकिन आज तो लोगों का जो ट्रेंड था गोवा में इन्वेस्टमेंट का वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। करंट मार्केट ट्रेंड और बायर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मार्केट रिसर्च ये बताता है कि बायर्स की प्रेफरेंस 2 करोड़ रेंज के अपार्टमेंट की और विला में शिफ्ट हो गई है। लग्जरी सेगमेंट में अभी भी डिमांड है, लेकिन मिड रेंज प्रॉपर्टी में मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिला है। Tier 2 सिटीज़ जैसे इंदौर, सूरत में इंक्वायरी बढ़ रही है और स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसे कि अयोध्या और वृंदावन में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और Tier 1 सिटीज़ में भी यहाँ डिमांड में धीरे धीरे कुछ कमी देखने को मिली है। NRI इन्वेस्टमेंट अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन फोकस अब लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है। शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड्स पे उनका फोकस हट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पॉजिटिव साइड भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे गोवा की बात कर रहे हैं तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि सेंट्रल गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर रेनिसेंस के कारण नए एरिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुले हैं। गवर्नमेंट की 2025-26 बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स एग्जेम्पशंस और एमनेस्टी स्कीम शामिल हैं। ये इनिशिएटिव मार्केट स्टेबलाइजेशन को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक हेल्दी मार्केट करेक्शन है, परमानेंट डिक्लाइन नहीं है। अगले 6 से 12 महीने में 5 से 10% का ग्रोथ दिख सकता है। पॉजिटिव सीजन में अफोर्डेबल प्राइजेस के कारण फ्रेश डिमांड आने वाली है। सर्विस रेजिडेंसी सेगमेंट में अभी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिख रहा है, जो कि 8 से 12% रेंटल यील्ड वहाँ मिल रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट वही बिकता है जो मार्केट रेट पर होता है। अगर मार्केट रेट से ऊपर निकालोगे और फिर भी आप डिमांड ढूंढोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती। सही मार्केट रेट के हिसाब से प्रोडक्ट अगर निकलता है तो आज भी गोवा में डिमांड बनाए हुए है। लेकिन अगर लोगों के आउट ऑफ बजट हो जाएगा, आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा, तो लोग लेंगे कहाँ से? ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। करंट सिनेरियो में इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए। ये एक कंसोलिडेशन फेज है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। 2 करोड़ रेंज में क्वालिटी प्रॉपर्टीज़, अच्छे डील्स अवेलेबल हैं। साउथ गोवा में लिमिटेड सप्लाई के कारण वैल्यू स्टेबल है, जबकि नॉर्थ गोवा में इन्वेंट्री क्लियरेंस के बाद प्राइस स्टेबलाइज होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डिमांड सप्लाई बैलेंस रिस्टोर होगा। तो दोस्तों, गोवा का रियल एस्टेट मार्केट एक ट्रांजिशन फेज में है। ये टेम्प्रोरी करेक्शन है जो मार्केट का मोर रियलिस्टिक लेवल अपने आप में ढूंढ रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को रिजनेबल प्राइसेस में एक्वायर करने का।
मार्केट फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म आउटलुक के प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो। अगर आपको एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप गोवा की मार्केट को कैसे देखते हैं, क्या कहता है आपका एनालिसिस। सब कमेंट से बताइए और मेरे बाकी सारे व्यूअर्स आप सभी इन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इससे एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव नज़र आता है। नमस्कार और जय हिंद।